तो कैंसर होने के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? अर्ली स्टेजेस के अंदर मिलते हैं, स्टेज 1 या 2, जब कैंसर इज हाईली क्यूरेबल। एंड 20% कैंसर के केसेस जब मिलते हैं जब कैंसर एक एडवांस स्टेज के अंदर होता है, स्टेजेस 3 या 4, जिसके अंदर उसका क्योर रेट काफ़ी कम हो जाता है। कैंसर के सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई सीटी स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, जब तक हमें गांठ इतनी सी मिलती है, क्या लगता है कि हमें कितने कैंसर के सेल चाहिए 1 सेंटीमीटर की गांठ में। और दूसरा, हमने कैंसर कैलकुलेटर बनाया जिसके अंदर इफ यू लॉग इनटू द वेबसाइट, उसके बेसिस पे इट विल टेल यू कि एग्जैक्टली व्हाट टेस्ट यू नीड टू गेट डन। अमेरिका में इट्स लाइक नंबर 15 या 16 कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर, जो इंडिया में अभी भी नंबर 2 है। इतना क्यों बढ़ रहा है ये आज के दिन? क्या हमें ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं कैंसर के कि हो ज़्यादा रहा है? आई थिंक इट्स रियली कि हो ज़्यादा रहा है। इट्स नॉट ओनली कि हमारे में ज़्यादा टेस्ट हैं, ज़्यादा डॉक्टर हैं तो हमें ज़्यादा पकड़ में आ रहे हैं। तो अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उसका लिंक ओबेसिटी से डायरेक्टली है। एंड ओबेसिटी से हमें पता है, हमारी बात हुई अर्लियर, कि ओबेसिटी इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर. So more of the problem of eating sugar is becoming obese and that causing cancer. वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसको हम कहते हैं कैंसर। आज हमने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है डॉक्टर आशीष गुप्ता को। ही इज़ अ चीफ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट यूनिक हॉस्पिटल इन द्वारका, न्यू दिल्ली। ही इज़ अ एमडी इन इंटरनल मेडिसिन फ्रॉम यूटी हॉस्टन। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं कि कैंसर क्या होता है, क्योंकि ये ऐसी एक बीमारी है जिसको सुनते ही शायद एक आदमी की रूह कांप जाती है अगर ये कैंसर आपको हो जाए तो। मगर फिर भी हम जानेंगे और इसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये कैंसर होता क्या है, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली जब इतना बड़ा मेडिकल साइंस है तो इसकी दवाइयां भी उतनी इफेक्टफुल और इम्पैक्टफुल होंगी। तो ये हम जानते हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता जी से कि कैंसर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सर, मैं सबसे पहले सर वेलकम करना चाहता हूं। सर, आज हमारे आप चैनल में आए हैं, आपने इतना समय निकाला, सर आप थैंक यू सो मच सर। No, thank you so much, Kaushal ji, for having me. I'm very glad and grateful to be here. थैंक यू सर। तो क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? Yes, absolutely. तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे माइंड में या एक आम आदमी के माइंड में आता है कि ये कैंसर होता क्या है सर। उसके बारे में अगर आप हमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस हमारे पॉडकास्ट को, तो सर ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि कैंसर होता क्या है। बिल्कुल। मेरे जो मेंटर हैं डॉक्टर जी के रथ, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था आज से कई साल पहले। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपको 3 बीमारियां दूं, एक हार्ट डिजीज़, दूसरी डायबिटीज़ या शुगर, और तीसरी कैंसर, तो आप इन तीनों बीमारियों में से अगर आपको एक होनी है तो आप कौन सी चुनोगे? सो ही आस्क्ड मी, मैंने कहा व्हाट, आई डोंट वांट कैंसर फॉर श्योर, बाकी हार्ट डिजीज़ या शुगर में से, एंड आई माई सेल्फ अ कैंसर डॉक्टर। सो ही सेड कि हार्ट डिजीज़ आपको एक बार हो जाए उसकी दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं। शुगर या डायबिटीज़ हो जाए तो उसकी भी दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, बट कैंसर एक ऐसी बीमारी है दैट इफ़ वी कैच इट अर्ली वी कैन एलिमिनेट इट एंड बी डन विथ इट। सो ही सेड दैट इफ समबडी आस्क्स मी विच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स डू यू वांट टू हैव, इफ़ यू हैव टू हैव वन, मैं कैंसर ही चुनूंगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली राइट, बिकॉज कैंसर क्या है? कैंसर हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों सेल्स, हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में। उसमें से मेरे चाचा बोलता है कि हमारा कोई ना कोई सेल बदमाश हो जाता है और वो बदमाश सेल बढ़ने लगता है और एक गांठ बना लेता है या एक ग्रोथ। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को हम कैंसर बोलते हैं। और ये गांठ फिर हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स, ब्लड एक्सेट्रा, कहीं भी ये बीमारी फैल सकते हैं। सो दैट्स व्हाट कैंसर इज। तो कैंसर होने के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? जी, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे हमें कैंसर हो सकता है, पर हमें एग्जैक्टली पता नहीं। जो इसके मोस्ट कॉमन रीजंस है, 40% ऑफ कैंसर वी नो इज़ बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और चूइंग टबैको। हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी बीटल नट चूइंग, पान सुपारी चूइंग बहुत है, इसलिए हम अपने देश में ओरल कैंसर बहुत अधिक मात्रा में देखते हैं। राइट। सो 40% ऑफ ऑल कैंसर आर कॉज्ड बाय स्मोकिंग। उसके बाद 15% के जो कैंसर्स हैं वो ओबेसिटी के कारण होते हैं। तो वजन ज़्यादा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, इट्स अ बिग फैक्टर दैट वी आर सीइंग अ लॉट मोर कैंसर केसेस टुडे। देन इफ वी लुक अबाउट 5 to 10% और बिकॉज ऑफ आवर प्रोसेस्ड फूड्स, बिकॉज ऑफ आवर अनहेल्दी फूड्स, 5 से 6% हम मानते हैं कि जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से होते हैं। कोई 10 से 15% एडिशनली वायरसेस की वजह से होते हैं। जैसे हमारे कुछ वायरसेस हैं दैट कॉज कैंसर। एक है HPV वायरस, जो सर्वाइकल या सर्विकल कैंसर का बहुत कॉमन कॉज है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस। जो इंडिया में नंबर 2 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है विमेन के अंदर, और वो एक सिंपल वायरस से हो रहा है।
और दूसरा है हमारा हेपेटाइटिस वायरस जो लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और उसकी वजह से इट विल प्रीडिस्पोज यू टू गेट लिवर कैंसर. So these are some of the very common causes. Other causes include stress, late night, being up, etc. But all of these things are responsible for cancer. सर आपने ओबेसिटी बोला कि ओबेसिटी से भी कैंसर होता है. बिल्कुल. तो सर ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हर आदमी खाए जा रहा है आज के समय में, बहुत ईटिंग कर रहा है तो उससे कैसे होता है? ओबेसिटी से क्या होता है कौशल जी कि हमारी बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है एंड इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आवर इम्यूनिटी गेट्स अफेक्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट द चांसेस दैट कैंसर सेल्स विल ग्रो बिकम्स मोर. ओबेसिटी से खासकर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, हमें पता है कि विमेन जिनका वेट ज़्यादा है, स्पेशली जो अब्डोमिनल फैट ज़्यादा है जिनका, उनके अंदर द चांसेस वी सीन मच मोर ब्रेस्ट कैंसर इन दोज वुमेन. दूसरा एग्जांपल है दैट्स आल्सो इन वुमेन कॉल्ड एंडोमेट्रियल या यूट्राइन कैंसर जो बच्चेदानी का कैंसर होता है. दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ ओबेसिटी. तीसरा कैंसर है फॉर एग्जाम्पल कोलन कैंसर जो हमारी अंतड़ियों का कैंसर होता है जहाँ से हमारा स्टूल पास होता है. That is also very strongly linked to obesity. Not only these 3 cancers, but over 5, 7, 10 different cancers जो obesity से होते हैं. तो मेरे एक मेंटर थे MD एंडरसन कैंसर सेंटर में ह्यूस्टन टेक्सास में. उनकी एक कोटेशन है, मैं अपने सारे कैंसर पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप उनकी किताब पढ़िए. इट्स कॉल्ड एंटी कैंसर लिविंग. एनीबडी हु हैज़ कैंसर और एनीबडी हुज फैमिली मेम्बर हैज़ कैंसर, आई रेकमेंड कि एंटी कैंसर लिविंग उन्होंने एक किताब निकाली थी आज से 4-5 साल पहले. And he says in that book, it's a quote that मैं भूल नहीं सकता जब से मैंने वो किताब पढ़ी है, कि we think कि heart disease और diabetes, going back to heart disease and diabetes, कि heart disease and sugar, these 2 things are caused by हम कैसे खाना खाते हैं, obesity, हमारा lifestyle, but we think कि कैंसर तो सारा जेनेटिक है, मेरी किस्मत है, मेरे जीन्स में, मेरे खून से आया है. बट हार्ट डिजीज और शुगर इज बिकॉज ऑफ मैं एक्सरसाइज करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं खाना कैसे खाता हूँ. बट इट इज़ इन फैक्ट एज मच ऑफ ए फैक्टर टू गेट कैंसर एज इन हार्ट एज इन शुगर. तो इसीलिए हम ये बात रियलाइज नहीं करते कि हमारा रहना सहना उतना ही इम्पैक्ट करता है हमारे रिस्क ऑफ कैंसर को. और ये बातें हमें खासकर अब इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा पता चल रही. तो जनरली हम तो अपनी बॉडी को ध्यान ही नहीं देते हैं. देखा ऐसा गया है इंडियंस में, मतलब कि हम बस जी रहे हैं मगर हमारा फोकस हमारी बॉडी पे नहीं है. हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी इनटेक ले रहे हैं, कहीं भी चले गए, तो मे बी ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं हो सकते हैं. नहीं एब्सोल्युटली. सर कैंसर की एज क्या है? कौन सी एज में कैंसर होता है? कि एक अर्ली एज में भी कैंसर होता है कि एक लॉन्ग एज में जाके कैंसर होता है? उसके ऊपर क्या आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्टडी कहती है? हमें लगता है कि सिर्फ बूढ़ों को कैंसर होता है, बट इन फैक्ट व्हाट वी आर सीइंग इन इंडिया खासकर कि यंगर पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर कैंसर. हमने एक स्टडी की थी, हमारी एक फाउंडेशन है कॉल्ड कैंसर मुक्त भारत. उसके तहत हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स आई थी एंड वी एनालाइज ऑल दैट डेटा फ्यू मंथ्स अगो. एंड हमने क्या देखा कि हमारे पास 26% कॉल्स उन पेशेंट्स की आ रही थी जो 40 साल की उम्र से कम थे. तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड कि इंडिया के अंदर वी आर सीइंग अ लॉट मोर कैंसर इन यंगर एज ग्रुप्स. राइट. एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो लंग कैंसर के केसेस आज के दिन इंडिया में और पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ रहे हैं. हमें ये देख रहे हैं कि वी थॉट पहले कि लंग कैंसर इज अ डिजीज ओनली फॉर स्मोकर्स, बट हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर खासकर और एशियन कंट्रीज में नॉन स्मोकर्स को भी ये डिजीज काफ़ी बढ़ रही है. और अगर हम अपना पोल्यूशन देखें यहाँ पर, सो इट इज़ सो हाई दैट वी नाउ नो कि हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है दैट इज़ द कॉज कि नॉन स्मोकर्स के अंदर ही कैंसर बढ़ रहा है. और अगर हम एज देखें, आप एज की बात कर रहे थे, तो इंडिया में लंग कैंसर इज 10 years यंगर देन व्हाट वी सी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड दिस इज द कॉज ऑफ द पोल्यूशन. सो कैंसर का जो रिस्क है वो इट्स नॉट जस्ट अ डिजीज ऑफ आवर ओल्डर पीपल, बट in our younger age group, in our 30s, we see patients with breast cancer, we see patients with oral cancer, we see patients with gallbladder cancer, we see patients with lung cancer 30s में 40s में जिनको ये बीमारियां हो रही है. राइट. इवन इन काइंड ऑफ आवर एज ग्रुप वी आर सीइंग कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं. और इसीलिए हमें जो अपना ध्यान रखना है, starts at home, it starts at a young age, so that we exercise, we do the right things for our own health and for preventing a risk of cancer. राइट. सो गाइज क्या था, हम एक मिसकंसेप्शन भी ये रहा है कि जो बहुत लोग
टोबैको खाते हैं या जो बहुत स्मोकिंग करते हैं ही कैंसर उसी को होता है। नहीं, मगर कैंसर के और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। एक पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा रीज़न है आज के समय में। अगर हम स्टडी की बात करें तो 2023-2024 में लगभग 10 लाख से ज़्यादा केसेस इंडिया के अंदर सिर्फ कैंसर से आए हैं। कैंसर होने का सबसे पहला साइन क्या होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को पता नहीं लगता या हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हमारी बॉडी में कोई लिम्फ नोड हो जाए या कोई गांठ बन जाए, या आपके हिसाब से और कैसे साइंस आते हैं? हमारी बॉडी क्या साइन देती है कैंसर होने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बॉडी के अंदर कैंसर है बट हमें पता ही नहीं है। तो क्या है कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल शेयर करूं, तो अमेरिका में हम kind of where I was trained and kind of where I grew up, हम ये देखते हैं कि 80% of our cancers हमें अर्ली स्टेजेस के अंदर मिलते हैं, स्टेज 1 या 2, जब कैंसर इज हाईली क्यूरेबल। एंड 20% कैंसर के केसेस जब मिलते हैं जब कैंसर एक एडवांस स्टेज के अंदर होता है, स्टेजेस 3 या 4, जिसके अंदर उसका क्यूरेट काफ़ी कम हो जाता है। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इट्स द एग्जैक्ट रिवर्स, where we see 20% of cases, nearly 20% of cases in the early stages, stages 1 या 2, जब गांठ छोटी होती है, and the majority of our cases, over 70-80%, जब advanced, stages 3 या stages 4। तो जब मैं इंडिया आया मैंने कहा ये इतना बड़ा फ़र्क, it's almost the reverse, क्यों है? It is क्योंकि कैंसर की जब तक सिम्टम आते हैं जब तक वो गांठ बहुत बार एडवांस्ड हो जाती है। राइट। तो इसीलिए हमारे पास ऐसे कुछ टेस्ट है जिनकी हम बात करेंगे, दैट हमें करवाने जरूरी है। पहली बात तो ये। सो वो टेस्ट इंडिया के अंदर काफ़ी कम हो रहे हैं आज के दिन। फॉर एग्जांपल मैमोग्राफी, पहले एक्सरे आया था इन द 1900s, फिर एक टेस्ट है मैमोग्राफी, जिसके अंदर हो सकता है कुछ लोगों ने सुना भी हो, एक ब्रेस्ट कैंसर का बेसिकली एक एक्सरे होता है। वो 1960 में आया था, आज से कोई 60-70 साल पहले। आप सरप्राइज होंगे इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि इंडिया के अंदर व्हाट डू यू थिंक कि कितने % लोग मैमोग्राफी का टेस्ट करवाते हैं? जो टेस्ट हमारी मार्केट में दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह पिछले 50, 60, 70 साल से अवेलेबल है। क्या 5%, 10%, 15%? द ट्रूथ इज इट्स लेस देन 1 to 2% ऑफ वुमेन इवन इन द अर्बन एरियाज कि इस टेस्ट को करवा रहे हैं, क्योंकि कैंसर बाय द टाइम उसके सिम्टम्स आते हैं मेनी टाइम्स इट बिकम्स टू लेट। दूसरी वजह क्या है इसके जो सिम्टम्स हैं, मेनी टाइम्स दे आर वेरी नॉन स्पेसिफिक, कि आपको थकावट हो रही है, आपका वजन अपने आप ही कम हो रहा है, आप कोशिश नहीं कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर एक गांठ बन रही है बट हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। राइट। कि आपकी और बॉडी में कहीं पे भी कोई भी गांठ बनती है, जैसे अगर लंग्स में बनेगी तो उससे खांसी आएगी, अगर हमारे स्टूल में बनेगी तो उससे ब्लीडिंग होगी। तो जैसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास जिनको स्टूल से ब्लीडिंग हो रही है, वो सोचते हैं कि पाइल्स हैं, उन्होंने एक या 2 जगह दिखाया है, वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। बट फिर बाद में उनको पता चलता है कि नहीं, दिस इनफैक्ट ये ब्लीडिंग कैंसर की वजह से है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू अवॉइड थिंग्स जो हमें सोचने में थोड़ा सा फियर होता है। एंड दैट्स वाई जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे वी हैव मेनी वुमेन, आई वाज अस्टाउंडेड जब मैं इंडिया आया कि गांठ उनकी छाती में बन रही है। राइट, इट्स अ वेरी इजी प्लेस टू नो कि गांठ है, आपके सरफेस पर है, ब्रेस्ट पर है, बट वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से गांठ पड़ रही है। मैं सेड कि आपने आपने किसी कैंसर डॉक्टर को, किसी डॉक्टर को आपने क्यों नहीं दिखाया? एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ फियर। डर था कि मैं दिखाऊंगी और इसमें कुछ निकलेगा। तो सिम्टम्स हैं हमारे पास, बट अ लॉट ऑफ द टाइम वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड देम, वी डोंट वांट टू फेस देम बिकॉज हमें फियर है। बट आई एम रियली हियर टू टेल यू, कैंसर इज़ नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी 100 years ago. कैंसर इज़ नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी 50 साल, 20 साल, इवन 5 साल पहले। तो these are the other symptoms and the reasons. राइट। हमें डरना नहीं है, लोग डर जाते हैं आज के समय में। लोग टेस्ट कराने से डरते हैं कि कहीं कुछ गांठ ना निकल आए या कुछ ऐसी चीज़ ना निकल आए जिससे हमें वो बीमारी का ना पता चले। तो लोग गांव में तो आजकल भी अक्सर ये देखा गया है कि लोग टेस्ट कराने जाते ही नहीं है, मगर जब वो 4th स्टेज हो जाती है किसी भी बीमारी की, तब जाके वो डॉक्टर के पास भागते हैं और तब वो बहुत देर हो चुकी होती है। कैंसर को डिटेक्ट करने के क्या क्या टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन है जो हम किसी को पता लग जाए कि ये कैंसर है? तो ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसको एक आम आदमी को सबसे पहले करा लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए आज के दिन हमारे पास बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं। उसका 100% पता करने के लिए एक टेस्ट है, उसका नाम है बायोप्सी। सो बायोप्सी क्या होती है कि हम एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लेते हैं और उसकी जांच करते हैं और देखते हैं कि उसमें कैंसर है
कि उसमें कैंसर नहीं है. दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड 100%. सिर्फ एक टेस्ट है जिससे हम बता सकते हैं कि क्या आपको कैंसर है या नहीं. मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पेट सीटी करा दो, मुझे एक बार देखना है मेरे अंदर कैंसर है या नहीं है. सो ये कई सारे टेस्ट हैं हमारे पास अब जो काफ़ी एडवांस हो गए हैं. 100 साल पहले जैसा मैंने बताया हमारे पास सिर्फ एक एक्सरे था, इवन एक्सरे भी नहीं था. फिर उसके बाद पहले एक्सरे की इन्वेंशन हुई. फिर आज से कोई 70 साल पहले 1960 में हमारा मैमोग्राफी का टेस्ट आया, जिसके अंदर हम रेस के थ्रू फटाफट हम देख सकते हैं कि कहीं ब्रेस्ट में गांठ तो नहीं जो हमें महसूस भी नहीं हो रही, बट ब्रेस्ट के अंदर एक छोटी सी गांठ है. फिर उससे 20 साल बाद 1980 के आसपास MRI CT स्कैन, राइट. सो इट्स बिन अराउंड फॉर अराउंड 40 45 50 ईयर्स इन द एंटायर वर्ल्ड. MRI और CT स्कैन जो और भी डिटेल से बता सकते हैं पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर कोई छोटी सी गांठ है कि नहीं है. और फिर PET CT स्कैन जो बहुत लोगों ने सुना होगा कैंसर के साथ साथ, वो एक ऐसा टेस्ट है जो हम एक स्पेशल डाई डालते हैं और वो जहाँ पर कैंसर के सेल्स हमारे ज़्यादा हैं, इट गोज एंड इट हाईलाइट्स. तो वहाँ पर जाके अट्रैक्ट होती है. तो हमें पता चल जाता है कि चांसेस ऑफ कैंसर होना इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा है. दैट्स कॉल्ड PET CT स्कैन. वो सिर्फ 20 या 25 साल से है. तो अब हम इतने एडवांस हो गए हैं कि पहले तो सिर्फ खोल के शरीर को सिर्फ आंखों से देख के, जब तक वो गांठ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाती थी, जब तक वो एक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती थी, सिर्फ जब तक उसकी सर्जरी हुआ करती थी. बट नाउ विथ ऑल ऑफ दीज टेस्टिंग वी हैव एंड स्पेसिफिकली द बायोप्सी, वी आर एबल टू टेल कैंसर है कैंसर नहीं. गाइज हम सारी स्टेजेस के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशंस करेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि 0 स्टेज ऑफ कैंसर क्या होता है, तो उसके बारे में बताइए सर. बिल्कुल. 0 स्टेज ऑफ कैंसर हमने कहा कि एक गांठ है या एक ट्यूमर है, ठीक है. वो गांठ जब अपनी मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ पर वो गांठ बनती है वो कन्फाइंड रहती है, तो उसको हम 0 स्टेज का कैंसर बोलते हैं. कहने का मतलब है कि इसको फैलने का रिस्क इस टाइम पे नहीं है. ये और सेल हमें कहीं फैले हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि कैंसर बाय नेचर, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, बाय नेचर वो इन्वेड करता है थ्रू द मेम्ब्रेन और फिर जाके वो कहीं फैल सकता है. तो कैंसर जब तक अपनी मेम्ब्रेन के अंदर, कैप्सूल के अंदर बंद रहता है, या ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं स्टेज 0 पे, तो अप टिल देन देयर इज नो रिस्क कि वो कहीं फैलेगा. सो द बेस्ट इज अगर ऐसी कोई गांठ हमें मिलती है, उसकी उसी टाइम पर उसकी सर्जरी हो जाए, वो गांठ निकल जाए, जिससे जब वो बढ़े और फिर धीरे धीरे इन्वेड करे थ्रू द मेम्ब्रेन, जब तक उस स्टेज पे आने से पहले. तो ये जैसे स्टेज 0 का कैंसर है, हमें कॉमनली मिलता है कोलन कैंसर के अंदर, कॉमनली मिलता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, उसका हम डक्टल कार्सिनोमा इनसाइटू DCIS बोलते हैं. और एक कॉमनली मिलता है सर्वाइकल कैंसर के अंदर जो इनसाइटू कैंसर. सर कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं, अगर थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर आप हमें बता पाएँ कि क्या स्टेजेस रहती हैं. बिल्कुल. हमें लगता है कि स्टेज 4 कैंसर हो गया है तो इसका इलाज नहीं है. स्टेज 4 कैंसर हो गया है तो मुझे घर ही बैठना चाहिए. बट क्या है कि सारे स्टेज 4 कैंसर्स एक जैसे नहीं होते. तो ये क्या स्टेजेस हैं कैंसर की. कैंसर गोज फ्रॉम स्टेज 0 जैसे आपने बताया, एक्चुअली स्टेज 1 से स्टेज 4. तो स्टेज 1 कैंसर हम उसको बोलते हैं जब गांठ हमारी छोटी होती है. स्मॉल ट्यूमर, स्मॉल ग्रोथ इज कॉल्ड स्टेज 1 कैंसर. उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है जब वो गांठ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसको हम स्टेज 2 कैंसर बोलते हैं. ओके. स्टेज 3 कैंसर इज कि वो गांठ सबसे पहले जो ये गांठें हैं जब ये फैलती हैं तो ये हमारे लिम्फ नोड्स में फैलती हैं. हमारी बॉडी के अंदर हजारों लिम्फ ग्लैंड्स हैं जो हमारी खून को साफ रखती हैं. फॉर एग्जांपल जब हम कभी बीमार होते हैं, कभी हमारा गला खराब होता है, तो लिम्फ ग्लैंड्स आपने देखा होगा कि हमारे गले के अंदर सूज जाती हैं. दीज आर द सेम लिम्फ ग्लैंड्स जहाँ पर कैंसर पहुँचता है. तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सबसे पहले लिम्फ ग्लैंड्स द आर्मपिट, एक्जिला के अंदर पहुँचेगा. तो दैट इज कॉल्ड स्टेज 3 कैंसर. और स्टेज 4 कैंसर है कि जब पूरी बॉडी के अंदर कैंसर एक जगह से हट के हमारे खून के रास्ते से कहीं और पहुंच जाता है. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट में, हमारे लिवर में पहुंचता है, बोन्स में, ब्रेन में, और एनी प्लेस इट गोज. दैट्स कॉल्ड स्टेज 4 कैंसर. बट हमें आज के दिन ये पता है कि नॉट ऑल स्टेजेस आर द सेम. मेरे पास बहुत बार पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे स्टेज 4 कैंसर है या स्टेज 3 कैंसर है, मुझे इस तरीके का कैंसर है, तो क्या इलाज कराना चाहिए, इसका सर्जरी करानी चाहिए, कीमो करानी चाहिए. वी नो नाउ कि जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, राइट. हमारा DNA काफ़ी सिमिलर है, बट कुछ डिफरेंसेस हैं. हमारे थंब प्रिंट्स हम सब के इस रूम के अंदर सब अलग अलग हैं, राइट. सो जस्ट लाइक आवर थंब प्रिंट्स आर यूनिक, ईच ऑफ अस इज अ यूनिक पर्सन. सो वी नो नाउ, जो हमें आज से 5 साल 10 साल पहले नहीं पता था,
कि every cancer is unique. Every breast cancer is different. Every lung cancer is different. So that's why, एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे एक स्टेज 4 की ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है. She is on tablets and she is doing fine. She didn't need any chemo. उसके कोई बाल नहीं झड़े, जो हमारे कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं. और वो टैबलेट से 5 साल, 7 साल, 10 साल, लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ. क्यों? क्योंकि उसका एक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर था, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर होता है, हार्मोन पॉजिटिव वाला. सो दैट्स वाई वी से कि अगर आपको स्टेज 4 या स्टेज 3 या स्टेज 2 कैंसर निकला है, पहली बात तो घबराइए मत. बिकॉज हर कैंसर का हर सब टाइप, आपका सब टाइप पता कीजिए, आपका क्या सब टाइप है आपके कैंसर का, बिकॉज उस पर निर्धारित होता है. डू नॉट जंप कि अच्छा आप वो इसका फटाफट डॉक्टर साहब आप इसका ऑपरेशन कर दो, आप इसको निकाल दो. हमें ये पता है कि हमारे पास और भी एडवांस ट्रीटमेंट्ट हैं कि हो सकता है हम उनसे आपके कैंसर को और छोटा करें, उसके रिस्क को हम कम करें, तो वो आपको पहले दें और उसके बाद आपको ऑपरेशन करें. हो सकता है आपको कीमोथेरेपी की आपको ज़रूरत ही ना हो. सो सिमिलरली नाउ कैंसर साइंस इज सो एडवांस्ड दैट द स्टेजेस का ट्रीटमेंट और उसके सब टाइप का ट्रीटमेंट नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. घबराने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि ट्रीटमेंट है आज के समय में कैंसर का, और हमें ओपिनियंस लेने चाहिए. और डॉक्टर आशीष गुप्ता तो वैसे ही सेकंड ओपिनियन के लिए बहुत फेमस है, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर. तो अगर आपको भी सेकंड ओपिनियन लेना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सर, कई बार देखा गया है कि कैंसर 4th स्टेज पे ही पता लगता है. एक मरीज अस्पताल में पहुंचता है तो सडनली उसको पता लगता है कि वो उसको 4th स्टेज का कैंसर है. तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं उस मरीज के? नहीं, बिल्कुल. बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है कौशल जी, कि कैंसर क्यों हमें काफ़ी बार लेट स्टेज के अंदर पता चलता है. पहली बात तो ये है कि जो मैंने आपको इंडिया और अमेरिका का फ़र्क बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम हमें 3rd या 4th में मिलते हैं. इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमने वो टेस्ट नहीं करवाए जो सिम्टम्स आने से पहले हमें करवाने चाहिए, जो फ्रीली वाइडली अवेलेबल ऐसे टेस्ट हैं हमारे पास. स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं हम उनको. तो सबसे मेन कारण तो ये है. दूसरा कारण ये है कि जो हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, कि बहुत बार हमें सिम्टम होते हैं बट हम या तो फियर के कारण कि मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास और कुछ और पता चल जाएगा मुझे, तो उसके कारण इनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम अवॉइड करते हैं जब तक वो 3 महीने 6 महीने उसमें दर्द, उसमें और कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है. तो इस कारण से जब वो गांठ छोटी थी, जब हम नहीं गए दिखाने, तो इसलिए वो गांठ बढ़ते बढ़ते फिर वो गांठ फैलती है और फिर वो पूरी बॉडी में फैलती है. दूसरा कारण, उसका कॉमन रीज़न ये है, जैसे ओरल कैंसर के केसेस मिलते हैं, गांठ हमें दिख रही है, गांठ यहाँ पर है. ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ऐसे कॉमनली मिलते हैं. तीसरा कारण ये है कौशल जी कि जो कैंसर के सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई CT स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, जब तक हमें गांठ इतनी सी मिलती है, क्या लगता है कि हमें कितने कैंसर के सेल चाहिए 1 सेंटीमीटर की गांठ में, कितने कैंसर के सेल चाहिए? जब तक 1 सेंटीमीटर की गांठ हमें दिखेगी किसी भी स्कैन के ऊपर, 1 मिलियन कैंसर के सेल्स चाहिए, नॉट 1, नॉट 100, नॉट 1000. तो होता क्या है कि वो गांठ बन गई, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के वो फैलती है, और एक छोटी सी गांठ, आपके लंग्स इतने बड़े हैं, एक छोटी सी गांठ, इसके अंदर कोई खांसी नहीं करेगी, कोई दर्द नहीं करेगी, कोई खून नहीं आएगा आपके मुंह से, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं. तो इस वजह से जब तक ये गांठ इतनी बड़ी नहीं हो जाती है, जब तक ये दर्द करेगी, और फिर उस टाइम पे इट इज़ ऑलरेडी स्प्रेड बाय द टाइम दिस ट्यूमर हैज बिकम बिग. तो इस वजह से कैंसर के लिए टेस्ट करवाने हम सुनते भी हैं, बट इट इज़ सो मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो गांठ है धीरे धीरे बढ़ती है. इट इज़ नॉट ओवरनाइट. पेशेंट्स बहुत कॉमनली सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये गांठ है, मुझे कैंसर निकला है, या स्टेज 4 कैंसर है फॉर एग्जांपल, आपको क्या लगता है कि मेरी बॉडी में कब से था? मोस्ट कैंसर्स के अंदर हमें पता है कि 6 महीने से 1 साल, उससे भी ज़्यादा से ये गांठ धीरे धीरे बढ़ रही है आपकी बॉडी, पर आपको पता नहीं. तो इसलिए ये जो टेस्ट है, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर के, हमारे पास एक CT स्कैन का टेस्ट है जो हम स्मोकर्स में करवाते हैं, या हमें करवाना चाहिए, बट इंडिया में लेस देन 0.5% पेशेंट्स का, उससे भी कम होगा जिनके अंदर ये टेस्ट होते हैं. और ऐसे ऐसे अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग एजेस पे हमारे स्पेसिफिक टेस्ट्स हैं दैट वी डू. तो फिर हमें स्टेज 4 के अंदर कम कैंसर्स मिलेंगे और अर्ली स्टेजेस के अंदर ज़्यादा. अच्छा, कई बार देखा ये भी गया है कि कहीं गांठ थी बॉडी में, उसने उसको निकलवा दिया सर्जरी के थ्रू, मगर वो कुछ सालों बाद गांठ फिर आ गई, वो भी होता है. बिल्कुल. तो उस केस में फिर उसको दोबारा से सर्जरी करानी चाहिए, या कि वो हम उसको दवाई से ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका? वो डिपेंड करता है क्योंकि वो गांठ कहाँ पे आई है, कितनी बड़ी है, वो सब वेरिएबल है.
बट जो कारण है कि पहले गांठ थी एक जगह पे, उसको ऑपरेशन से निकाल दिया है, अब वो गांठ आई क्यों वापस, पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ पेशेंट्स के अंदर कुछ सेल्स हमारे बच जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, उनको हम इनविजिबल फ्लोटिंग सेल्स बोलते हैं। तो इनको, तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये धीरे धीरे एक रिकरेंस या एक दोबारा से गांठ बना लेते हैं कहीं पर, जिससे कैंसर वापस आता है। इनको ख़त्म करने के लिए हम मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर आज के दिन, जब एक बार सर्जरी हो जाती है तो कीमोथेरेपी जो खून से दवाई जाती है या जो माउथ के थ्रू जाती है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, इन ही कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए इसको प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा केट मिडल्टन का, प्रिंसेस केट मिडल्टन का, जिसको हो सकता है आपने सुना हो कि उसको कैंसर डायग्नोज हुआ था और फिर वो प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी, उसने पहले ऑपरेशन करवाया और फिर एक प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी ली। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी का मतलब यही है कि वो जो फ्लोटिंग सेल्स हैं जो बाद में जाके एक रिकरेंस, एक कहीं और गांठ बना सकते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक कीमोथेरेपी ली। एंड सिमिलरली हमारे पास रेडिएशन थेरेपी है, जो उसके आसपास जहाँ पर कैंसर मैक्सिमम चांसेस वापस आने का वहीं होता है, उसके आसपास के सेल्स को बर्न कर देता है, जिससे ये रिस्क और कम हो जाता है। सो ये कुछ रीजंस हैं हमारे कैंसर के रिकरेंस के लिए। और द अदर रीज़न इज़ अगेन अनहेल्थी लाइफस्टाइल। वी विल कम बैक टू दिस बिकॉज ये एक चेंज है जो आप आज कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं जो अगर हम नहीं करें, our chances, कैंसर पेशेंट हो या कैंसर पेशेंट नहीं हो, chances of this cancer coming back become much less. यहाँ पर डॉक्टर आशीष बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमारी हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस करने चाहिए, हमारा फूड अच्छा होना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान तो हमें खुद ही रखना है। दैट्स इट, मैं यही कहना चाहूँगा। हमारे पॉडकास्ट को हम आगे लेके चलते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल कब आता है सर, अगर कोई किसी को पता लग जाए कि वो कैंसर है? बिकॉज कई बार जो पेशेंट्स होते हैं, कभी वो किडनी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कभी किसी चेस्ट के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मगर वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं। हो सकता है उनको कोई डर हो। अगर आपका सर रोल कहाँ आता है और क्या उसको डायरेक्टली ही ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रीच आउट करना चाहिए? रोल ऑफ एन ऑन्कोलॉजिस्ट है, यू नो व्हाट, माय रोल चेंजेस एवरी फ्यू वीक्स एक्चुअली, बिकॉज जो पेस ऑफ एडवांसमेंट है ऑन्कोलॉजी के अंदर, जैसे अभी चैट जीपीटी आया फॉर एग्जाम्पल, तो हमने देखा कि उसने 5 दिन में वो काम, वो सब्सक्राइबर्स ले आया, वो यूज़ ले आया, जो ट्विटर, बड़ी बड़ी यूट्यूब, यू नो, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज़ यूज़ करते हैं, उन्होंने 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल के अंदर भी वो नहीं लेके आए। तो ये जो रैपिड राइज आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी का, ऐसे ही कैंसर में रोज़ इतनी सारी नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि पहले हमें फॉर एग्जांपल हर महीने, हर साल में 1 बार या 2 बार कोई न्यू मेडिसिन आती थी, बट आज के दिन एवरी वीक, एवरी मंथ वी हैव मल्टीपल न्यू मेडिसिन फॉर कैंसर। दैट्स वाई अगर कोई मेरे से पूछता है ऐसे कि माई रोल चेंजेस एवरी फ्यू वीक्स। जहाँ तक बात है कि पेशेंट को एक कैंसर के डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, इसके 4-5 मेजर सिम्टम्स हैं। पहली बात तो टेस्ट करवाने चाहिए उसको, एंड विल टॉक मोर अबाउट कि कौन से टेस्ट और वो कब करवाने चाहिए। बट वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर। हम अपने ब्लड टेस्ट करवाएंगे, हम हमारा शुगर चेक करवाएंगे, अपना A1C चेक करवाएंगे, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे, बट प्रिवेंटिव कैंसर स्क्रीनिंग हम अपने परिवारों के अंदर भी कम करवाते हैं। राइट। तो यू नो आई थिंक दैट्स वन प्लेस कि पेशेंट्स अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को जरूर उनको विजिट करना चाहिए। और दूसरा कि एनी टाइम दे फील एनी सिम्टम, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कोई गांठ है तो ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए जरूर। उनको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बार गट से ब्लीडिंग हो रही है तो यू नो एज हेमोरॉइड या पाइल्स उसको मिस्टेकन कर देते हैं। तीसरा, आपका खून का वैल्यू वैसे ही कम है तो भी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आपको थकावट हो रही है, वजन कम हो रहा है, आप कोई डाइट नहीं कर रहे हो, राइट, तो भी एक ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और आपको कोई दर्द है बॉडी में बट वो दर्द जा नहीं रहा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में, तो भी एक ऑन्कोलॉजिस्ट को, एक कैंसर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर किसी को कैंसर नहीं भी है, हाँ, तो भी कोई ऐसा टेस्ट है कि जो रैंडमली हम डॉक्टर से सजेस्ट करके हम करवा सकते हैं? ऐसा कोई टेस्ट है क्या? नो एब्सोल्युटली। तो यही प्रॉब्लम थी जब मैंने देखा, जब मैं इंडिया आया, तो what we did is we developed 2 things. One is we developed a cancer screening package. You know, to make it easy for patients कि आप ये टेस्ट करवा लो अपनी एज और अपने जेंडर और अपने स्मोकिंग स्टेटस के हिसाब से, and you'll be done for the entire year.
और दूसरा हमने कैंसर कैलकुलेटर बनाया जिसके अंदर इफ यू लॉग इन टू द वेबसाइट, आप सिर्फ अपनी एज डालो, अपना नाम डालो, आपका जेंडर डालो, मेल या फीमेल, एंड आप स्मोक करते हैं कि आप स्मोक नहीं करते, और उसके बेसिस पे इट विल टेल यू कि एग्जैक्टली व्हाट टेस्ट यू नीड टू गेट डन टू कैच कैंसर अर्ली एंड टू प्रिवेंट कैंसर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विमेन की बात करूँ, विमेन के अंदर हमें 21 साल के ऊपर, जैसे हम अपनी फैमिलीज की बात कर रहे थे अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, तो यू नो फॉर योर स्पाउस फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू शुड गेट डन इज कि आफ्टर द एज ऑफ 21 एवरी 3 years एक पैप स्मीयर का टेस्ट होना चाहिए टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। इंडिया में नंबर 2 लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन विमेन है। अमेरिका में भी ऐसा था 1950-1960 में। फिर ये टेस्ट अगेन सेम 1960 पे ही आ रहा हूँ मैं, सेम टेस्ट ये एक सर्वाइकल कैंसर के लिए आया अमेरिका में, और ये रेट अब इतना डिक्लाइन हो गया है कि अमेरिका में इट्स लाइक नंबर 15 या 16 कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर, जो इंडिया में अभी भी नंबर 2 है। सिंपल टेस्ट 800,000 रुपये का भी नहीं होता है टेस्ट ये, वाइडली अवेलेबल, एनी गायनी डॉक्टर कैन डू दिस टेस्ट 21 साल के बाद एवरी 3 years। तो आज आपका होमवर्क है सर, अगर आपकी फैमिली में कोई भी लेडीज़ हैं जिन्होंने या गर्ल्स हैं जिन्होंने 21 साल के बाद up till the age of 65 they have not done this test, they need to go to their gynae specialist or they can always come to an oncologist and get this test done. The other thing is as far as this testing goes कि अगर हम बच्चों की बात करें तो एक वैक्सीन आई है just developed in India called the HPV vaccine. It was available from foreign made companies for many years. अब इंडिया में आ गई है। 9 to 14 is the ideal age जैसे आपके बच्चे हैं to get this vaccine. So we get this vaccine, prevents 6 different types of cancers. One of those is cervical cancer. Boys and girls दोनों को लगवानी चाहिए। Up till 45 भी इसको लगवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम एजेस के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़े तो एज ऑफ 40 पे women को they should get a mammogram once every year. एक मैमोग्राफी सिंपल एक्सरे का टेस्ट होता है, अवेलेबल एवरीवेयर नाउ। सिंपल एक्सरे डन ऑफ द ब्रेस्ट कॉल्ड ए मैमोग्राम, डन वंस एवरी ईयर। गांठें धीरे धीरे बढ़ती हैं, हम गांठों को जल्दी पकड़ेंगे। आई जस्ट हैड अ पेशेंट, उसकी एक्चुअली सर्जरी कल है, हु उसने प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग करवाई, मैमोग्राफी करवाई। आई सी दीज कम इंडिया में बट वॉज वेरी हैप्पी। उसने कहा यार यू नो व्हाट, आई शुड गेट दीज टेस्ट डन। उसने करवाई और एक छोटी सी गांठ मिली, एंड नाउ विल डू सर्जरी एंड होपफुली शी वोंट इवन नीड कीमोथेरेपी आफ्टरवर्ड्स। अगर आप 45 की एज पे जाएं तो उसमें कोलोनोस्कोपी का टेस्ट है। कोलन कैंसर इंडिया में इज बिकमिंग मच मोर कॉमन। तो कोलन कैंसर यानी कि अंतड़ियों का कैंसर, उसमें मेल्स एंड फीमेल्स में एक सिंपल टेस्ट है जो गैस्ट्रो के डॉक्टर करते हैं 10 साल में एक बार। उसमें हम कोलन कैंसर की गांठों को छोटा पकड़ते हैं। प्रोस्टेट कैंसर इंडिया के अंदर मेन का कैंसर है, बिकमिंग वेरी कॉमन। इसका एक PSA का टेस्ट है जो 45 की एज पे शुरू होता है। सो दैट वी शुड गेट डन। और हम एज को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो 50 साल पे लंग कैंसर के लिए एक लो डोज CT स्कैन आता है, वेरी लो डोज, नॉट अ लॉट ऑफ रेडिएशन एट ऑल। बट अगर कोई स्मोक करता है उसको ये वाला टेस्ट करवाना चाहिए। एंड अगर इफ़ एनीबडी चूज टबैको और स्मोक तो ओरल कैंसर, जो इंडिया में नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर, मोर नंबर ऑफ केसेस देन ऑलमोस्ट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, उसको अपने डेंटिस्ट से एक ओरल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए जिससे जो भी गांठें छोटी होती हैं वो मिलें and they're easily able to take care of. So what we've seen is कि for the top 5 most common causes of cancer in India, oral cancer, breast cancer, cervical cancer, colon cancer, prostate cancer and lung cancer. For these cancers we have tests, catch them early, ये टेस्ट करवाएं। हमारा जो गोल है, हमारा मिशन है, इंडिया को 2050 तक कैंसर मुक्त बनाना है, तो इसी से बनेगा। करेंगे सर, इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपके ये जो एम है ये क्या आगे हम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। सर हमारी लाइफ में डाइट का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। डाइट का इज अंडर एस्टिमेटेड। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। यू नो डाइट के अंदर कई सारी चीज़ें हैं। एक तो केमिकल्स, राइट। हम सोचते हैं कि कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है, ये आज के दिन क्या हमें ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं कैंसर के कि हो ज़्यादा रहा है? आई थिंक इट्स रियली कि हो ज़्यादा रहा है। इट्स नॉट ओनली कि हमारे में ज़्यादा टेस्ट हैं, ज़्यादा डॉक्टर हैं तो हमें ज़्यादा पकड़ में आ रहे हैं। हो क्यों ज़्यादा रहा है? क्योंकि पहले जो खाना हम गांव के अंदर उगाते थे फ्रेशली, जैसे एक दोस्त है मेरा, जब मैं रोहतक में पढ़ता था तो मेरे गांव से, आई लाइक स्पाइसेस अ लॉट, सो मेरे गांव से वो हरी मिर्च लेके आता था मेरे लिए कि ये फ्रेशली पिक्ड है मेरे खेत से, एंड वी कैन ब्रॉट दिस फॉर यू। तो वो जो फ्रेश खाना है, राइट, कि जैसे ही फुल ऑफ विटामिन्स, फुल ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स,
full of cancer fighting natural, भगवान ने बनाई हुई natural things. Everything is already there in nature. तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स मिनरल्स भरपूर खाना पिक हुआ, फिर हमने उसको 1 महीने बाद खाया, 2 हफ्ते बाद खाया, फिर उसके अंदर पेस्टिसाइड्स डाले, तो और फिर उसके अंदर हॉर्मोन्स इंजेक्ट करे टू मेक इट बिगर, जिससे उपजाऊ ज़्यादा हो. सो नाउ ऑल ऑफ दोज पेस्टिसाइड्स, ऑल ऑफ दोज केमिकल्स, आप सोचो कि अगर कोई आप पेस्टिसाइड, आप केमिकल इंजेक्ट कर रहे हो अपने ब्लड के अंदर, तो आपको कैंसर होगा. सो सिमिलरली हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर जो खाना हमारा उग रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना हम फ्रेश खाना खाएं, और दूसरा कि उसके बाद फिर हम उसको पैकेज कर दें कि हम इन सब्जियों से, हम इन चीज़ों से, गेहूं से, फिर हम एक पैकेज बिस्किट, क्रैकर, पिज़्ज़ा कुछ और बना दें. अब वो फिर हम उसको स्टोर कर दें, फिर हम उसको 6 महीने बाद खाएं, और पैकेज करने के लिए और केमिकल्स उसमें और कार्सिनोजन बोलते हैं, वो उसमें यूज़ होते हैं काफ़ी सारे खानों में. सो ये जो पैकेट का खाना है, प्रोसेस्ड खाना है, खा सकते हैं, बट नॉट एवरी डे. Because this is chemicals going into your body. The more fresh foods that we eat, the better. That's why we say कि diet plays a much bigger role than you imagine for people that don't have cancer, and also for those that have cancer. राइट, क्योंकि हम प्रिजर्व खाना खा रहे हैं. क्योंकि अगर हम गांव से कोई सब्जी हमारे पास आ रही है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन में आ रही है. उसको हमारे तक पहुंचने में कम से कम महीना भर चाहिए. ऐसा नहीं है कि सब्जी आई, कटी और हम लोगों ने खा ली, ऐसा नहीं है. तो हम प्रिजर्व करने के लिए भी उसको बहुत सारी इंजेक्शन देने पड़ते हैं, दवाइयों, हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, तब जाके हम खाते हैं उनको. बिल्कुल. तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम जितना ऑर्गेनिक खाना खा सकते हैं उतना खाएं, और जितना पैकेट वाला कम खाना, बिकॉज इवन दी वेजिटेबल्स आर ओके, बट जब वो पैकेट वाला खाना और वो रोज हमारे हेक्टिक बिजी लाइफस्टाइल के अंदर बन जाता है, सो देन इट बिकम्स इवन अ बिगर प्रॉब्लम. ओके. अच्छा, एक और है सर, जिसको कैंसर है, उसकी डाइट कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल, गुड क्वेश्चन. मेरे सारे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव नाउ क्रिएटेड अ हैंडआउट जिसके अंदर इट सेल्स एग्जैक्टली है कि आपको क्या खाना चाहिए. राइट. जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको अगेन सेम थिंग, फ्रेश फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. लाइक वी रियली एडवोकेट कि आप बेरीज ज़्यादा खाओ, आप कैरेट्स ज़्यादा खाओ, आप टमाटर ज़्यादा खाओ, आंवला ज़्यादा खाओ. ऑल दीज थिंग्स हैव फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट्स, vitamins, minerals that are cancer fighting foods. नंबर 1 तो ये. दूसरी चीज़ ये है कि जब हमें कैंसर है, तो अपना वेट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस टाइम पे खासकर, सो उसके लिए स्प्राउट्स, डेट्स, पनीर, एंड कुछ लोगों के अंदर प्रोटीन पाउडर्स भी हम एडवोकेट करते हैं कि वो इन चीज़ों को लें. और अगर हम डाइट की बात करें, तो आप अगर हमारे हॉस्पिटल आएंगे, सो यूल सी कि हमने बाहर एक हलवे की भी फोटो लगाई हुई है वहाँ पे. ओके. कि हम कहते हैं कि आप हलवा भी खा सकते हैं. डज नॉट कि यू कैन नॉट ईट व्हाट यू लाइक. ये भी आप खा सकते हैं रोज, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार. एब्सोल्युटली यू कैन ईट दीज फूड्स. इट इज नॉट कि आपको यू बिल्कुल गो ऑफ ऑफ ऑल दीज थिंग्स. शुगर वर्सेस कैंसर डिसीज, ये एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है कि जो कैंसर है वो शुगर से होता है, हमें शुगर इनटेक नहीं करना चाहिए ज़्यादा. क्या ऐसा है? इसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं. इसमें शुगर एंड कैंसर की अगर बात करें, सो शुगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उसका लिंक ओबेसिटी से डायरेक्टली है. एंड ओबेसिटी से हमें पता है, हमारी बात हुई अर्लियर, कि ओबेसिटी इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर. सो मोर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ईटिंग शुगर इज़ बिकमिंग ओबीस एंड दैट कॉजिंग कैंसर. अदरवाइज शुगर की कुछ स्टडीज़ हैं हमारे पास जिसके अंदर है कि हाँ, कुछ ना कुछ वेरिएशन है हमारे मेटाबॉलिज्म में, हार्मोन्स में, जिससे उसका रिस्क थोड़ा सा बढ़ सकता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अपने पेशेंट्स को मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये देखा है कि स्ट्रेस से बल्कि ज़्यादा कैंसर होता है वर्सेस शुगर. कि अगर हम एक पेशेंट को स्ट्रेस कर दे कि नहीं आपको बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, तो मैं कहता हूँ कि बल्कि आप हलवा खा लो, दैट्स फाइन, अगर आपका उससे स्ट्रेस लेवल कम होता है. बिकॉज स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक एड्रेनलिन, लाइक कोर्टिसोल, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. एंड दैट इन मेनी केसेस वी हैव सीन is a bigger risk factor for cancer because that deregulates our entire hormonal system. हमारी immunity उससे कम होती है. जैसे अगर हमारे बच्चे हैं, उनके फॉर एग्जांपल जब एग्जाम्स होते हैं, हम देखते हैं, या इवन जब हमारे एग्जाम्स होते थे, कि हमारी तबीयत उस टाइम पे खांसी, जुकाम, बुखार होना, इट बिकम्स मोर. व्हाई? बिकॉज वी आर स्ट्रेस्ड. एंड स्ट्रेस से these negative hormones से immunity becomes low, and low immunity causes a increased risk for diseases like infection, कैंसर, एट्सेट्रा.
तो जब मेरे पेशेंट्स पूछते हैं, जैसे आई हैड अ पेशेंट द अदर डे, उसने कहा कि आई जस्ट हर्ड अ स्टोरी ऑनलाइन फ्रॉम मिस हमारे सिद्धू साहब कि उनकी वाइफ को कैंसर था, ऐसे ऐसे, आई वांट टू फॉलो दैट डाइट। आई सेड ग्रेट, दैट इज ग्रेट, आप फॉलो कीजिए। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों ने यही कहा है कि आप हल्दी खाओ, आप नीम के पत्ते खाओ, इट इज ऑल ग्रेट। और उन्होंने ये भी कहा है, जैसे उसने कहा कि डॉक्टर साहब अगर मैं 6 बजे के बाद खाना नहीं खाऊं और सुबह 10 बजे तक अगर मैं फास्ट करूं, सो आई सेड या एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि जो 3 बार खाना खाता है वो रोगी, जो 2 बार खाना खाता है वो भोगी, और जो 1 बार खाना खाता है वो योगी। सो एब्सोल्युटली यू शुड। बट अभी जो टाइम है, अभी आपको हम इंटेंसिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सो मेंटेन योर वेट, मेंटेन एवरीथिंग, और उसके बाद देन यस एब्सोल्युटली फॉलो दीज थिंग्स, इट इज ओनली अ गुड थिंग। But these things play much more of a role before we get cancer, and once the acute phase of treatment, 6 months, 3 months is over. मैं सिद्धू साहब का टॉपिक लेना नहीं चाहता था, मगर आपने खुद ही वो टॉपिक छेड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इतना बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि उनकी वाइफ को भी कैंसर था और वो 40 दिन में उन्होंने हल्दी के साथ ट्रीटमेंट किया, ल्यूकवार्म वाटर यूज़ किया और नींबू का उन्होंने इस्तेमाल किया ये कैंसर को डिफीट करने के लिए। तो इज इट पॉसिबल? I'm a big believer in alternative therapies. जब मैं 10वीं क्लास में था, I spent a year doing yoga at a yoga university. मैंने अमेरिका से 1 साल की छुट्टी ली अपने स्कूल से, एक योगा यूनिवर्सिटी, फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कॉल्ड एस व्यासा इन बेंगलोर, एंड देयर आई ट्रेन अंडर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके पर्सनल जो टीचर है योगा के। I trained under him for a year and learned yoga therapy. So very big believer in doing yoga. And we now have research जो कहती है कि ये जो चीज़ें हैं, these are complementary. ये हमारे modern science की जो treatments हैं, जो having trained at some of the best places, fortunately, been exposed to the best medicines, we know कि modern medicines work. ये जो चीज़ें हैं, चाहे खाने में, चाहे योगा में, चाहे आयुर्वेदा में, these are all complementary. So we really advocate our patients कि आप modern medicine, surgeries, वो सब करवाइए, उसके साथ इन चीज़ों को कीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, आपका स्ट्रेस कम हो, आपका खाना पीना ठीक हो, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके बेटर हों, आपकी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हों, तो इज़ ऑल गुड, बट इन कॉम्प्लीमेंट विथ आवर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। मेरा एक पेशेंट था, जब ये न्यूज़ आई, सो आई सॉ कि उसको, आप इमेजिन करो कि वो बैठा हुआ है आराम से, उसको एक ड्रिप चल रही है जिसको हम कीमो बोलते हैं हमारे कीमो सेंटर में, और उसके फ़ोन पे एक वीडियो चल रही थी, एंड आई वाज इंट्रिग्ड। मैंने कहा व्हाट वीडियो आर दे वाचिंग, एंड आई सॉ कि इट वाज दैट सिद्धू साहब वीडियो ओनली। सो आई क्लिक्ड अ फोटो एंड आई सेड या दिस इज़ ग्रेट, बिकॉज कैंसर पेशेंट्स को आजकल होप चाहिए। तो अगर हम कभी, जैसे समटाइम्स वी डिस्कार्ड दीज थिंग्स कि नहीं यार ये कुछ नहीं है, नहीं, अगर किसी चीज़ से मैं कहता हूँ कि 1% भी फ़ायदा होता है एक पेशेंट को, चलो 50%, 100% नहीं होता, हमें इसका एग्जैक्टली पता नहीं है हमारी स्टडीज़ के मुताबिक, बट 1% भी होता है तो कैंसर पेशेंट्स को हम वो दें, हम वो चीज़ें उनके साथ जोड़ें, बट ऑब्वियसली इन मॉडरेशन, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो दी ट्रीटमेंट बिकम्स अ प्रॉब्लम। स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल भी कॉज हो सकता है कैंसर? एब्सोल्युटली, यंग लोगों के अंदर आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस कि आज के दिन कैंसर बढ़ रहा है। लॉट ऑफ अस आर स्ट्रेस्ड, लॉट ऑफ अस आर हैव अ वेरी हेक्टिक एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एंड उससे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दे हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं एंड रिस्क सर्टनली बढ़ाता है कैंसर, राइट? एंड डूइंग थिंग्स लाइक योगा, जो इंडिया से इन्वेंट हुआ, यहाँ से आया, फिर वेस्ट में गया, वहाँ पे पॉपुलराइज हुआ, और फिर वापस इंडिया में आई थिंक इट्स हैड अ रिसर्जेंस कि अब हर घर में वेस्टर्न में जो ट्रेडमार्क हो चुका है यस, वेस्ट के अंदर मैं आपको 20 साल पहले की बात बताऊँ तो वी हैड लॉन्च द फर्स्ट योगा क्लब इन कैलिफोर्निया इन आवर हाई स्कूल। उस टाइम पे बच्चे हमारे ऊपर हंसते थे कि ये योगा क्या है। आज के दिन बच्चे को गाँव में, अमेरिका में भी और इंडिया में भी, दे रियली बिलीव in this power, something that we had from ancient times, and we know कि इससे हमारा stress कम होता है। तो all these celebrities are doing it now, everybody is now doing it, वो सुबह शाम पेट को अंदर बाहर अनुलोम विलोम has become like a routine now, and I think I'm very glad कि 20 साल में जो growth हुई है योगा की घर घर में, through the media, through the belief, I think really
बट वी नाउ नीडेड मोर देन एवर बिफोर. कहते हैं ना कि कलयुग के अंदर भगवान ने ठीक टाइम पे दिया है योगा, क्योंकि हमें अब ज़्यादा स्ट्रेस, अब ज़्यादा योगा चाहिए. ज़्यादा चाहिए. पहले सभी अपने एवरीबडी वाज इन अ योगिक Yeah. स्टेट. दे वर वॉकिंग स्लोली, ईटिंग स्लोली, ध्यान से काम करते थे. बेसिकली योगा इज नथिंग बट बीइंग माइंडफुल. योगा इज कि अगर मैं पेन भी उठा रहा हूँ ये वाला, तो मैं ध्यान से उठा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं पेन उठा रहा हूँ Right. और मैंने ये पेन यहाँ रखा है. Right. आज के दिन हम देखते हैं, वी डोंट इवन रियलाइज, बट इवन इफ वी मेक दीज स्मॉल चेंजेस फॉर कैंसर पेशेंट्स और इवन फॉर देयर फैमिलीज, this plays a big role in reducing our stress levels and recalibrating our body. Right. कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट सर कौन से स्टेज पे होता है? Good question. अगर ये सवाल आप मेरे से 20 साल पहले पूछते, I would have had a very straightforward answer कि almost everybody should get chemotherapy. But now, I give you the example of the fingerprints. Cancer is so unique and different. और अब हमें टेक्नोलॉजी से, टेस्टिंग से पता चल गया है कि ये डिफरेंट है. इसलिए अब मेरे पास, I'll give you an example of a patient came with breast cancer, was a stage 2 breast cancer. We did a biopsy. We found a special type of stage 2 breast cancer. I said कि this is a very slow growing type. You don't need anything but surgery. कि surgery हुई, patient is doing fine. ठीक है. On the other hand, अगर ये कैंसर हमारा HER2 पॉजिटिव वाला होता तो हम इनमें कीमोथेरेपी देते हैं. और हमारे पास आज के दिन कुछ टेस्ट हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जैसे I have a patient right now जिसको हम पहले सर्जरी दे रहे हैं और उसके बाद एक टेस्ट रन करेंगे जिसके अंदर हम 100 जीन्स को देखते हैं उसके स्पेसिफिक उसी के ब्रेस्ट कैंसर की. एंड वी लुक कि व्हाट आर द चांसेस कि इस पेशेंट को कीमोथेरेपी की जरूरत है, व्हाट आर द चांसेस कि एक अग्रेसिव कैंसर है, ये वापस आने का इसका रिस्क है. बिकॉज बिफोर आवर प्रिंसिपल वॉज डू मोर मोर मोर. नाउ आवर प्रिंसिपल इज डू लेस 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 एट द सेम टाइम. So now the advancements that we've had, a lot of studies have now proven कि everybody does not need chemotherapy. So we try to very individualize and personalize these treatments according to the stage, according to the subtype, according to the exact person's cancer. इंडिया में कैंसर के किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं मेजर, अगर हम देखें तो? इंडिया में देखें तो lot of variation in cancer actually we've seen. कि हम देखें जो हमारे अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर पोल्यूशन, स्ट्रेस, ओबेसिटी के कारण वी सी अ लॉट ऑफ दी मोर कैंसर्स ऑफ लाइफस्टाइल. फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेस्ट कैंसर है, फॉर एग्जांपल हमारा कोलन कैंसर है, एग्जांपल हमारा लंग कैंसर है, जो पोल्यूशन के कारण आज के दिन हमारे अर्बन एरियाज के अंदर काफ़ी बढ़ रहा है. या इवन सम ऑफ आवर रूरल एरियाज जहाँ पे हम चूल्हे पे स्मोक की इनहेलेशन होती है. अगर मैं हमारी नॉर्थ की बात करूँ तो हमारा जो गेंजेटिक प्लेन बोलते हैं, यूपी, बिहार, नॉर्थ दिल्ली, इसके अंदर अ लॉट ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर. पित्त की थैली का कैंसर इतना है कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इतना कहीं नहीं है. एंड वी थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेंट्स जो हमारी गंगा रिवर के अंदर पास हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, द अदर पोल्यूटेंट्स दैट एक्यूमुलेट, एंड वी थिंक दैट दैट हैज सम रोल इन कॉजिंग. जो हमारे गेंजेटिक प्लेन्स है इसके अंदर हमारा गॉल ब्लैडर कैंसर कॉमन है. अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर गॉल ब्लैडर कैंसर इज ऑलमोस्ट अ वेरी वेरी लो नंबर. पर यहाँ पर हमारे स्टमक के कैंसर ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वहाँ पर जो लाल मिर्ची है वी सीन उसका इस्तेमाल काफ़ी होता है हमारे साउथ इंडियन फूड्स के अंदर. अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा के अंदर वी सी अ लॉट ऑफ कोलन कैंसर विच इज़ लिंक टू अ लॉट मोर इनटेक ऑफ रेड मीट. तो जो मीट ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर हमारे कोलन कैंसर, अंतड़ियों का कैंसर हमारा ज़्यादा होता है. और फिर अगर हम ईस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर इन जनरल हमें पता है कि कैंसर इज़ मोर, breast cancer, head and neck cancers, oral cancers are a lot more because of the betel nut chewing. जो हमारा पान मसाला है, etc. और फिर अगर हम इस तरफ जाएं और हम पंजाब की तरफ जाएं तो वहाँ पर पेस्टिसाइड्स के कारण, ड्रग्स के कारण we see a lot more cancer in general. तो इंडिया के अंदर ऊपर से नीचे देखें a lot of variation in cancer, but I think the kind of global picture is cancer in general is increasing. सर अगर किसी को कैंसर होता है, वो ट्रीटमेंट लेता है, वो सही भी हो जाता है, उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कैंसर पेशेंट को? अपने पेशेंट्स को a patient has the same thing. ऐसे कि अपने सारे प्रिकॉशंस छोड़ दो और अपनी दादी की बात सुनो. ठीक है, मतलब ये कि जो हमारी दादी, हमारी माँ हमें कहते आई हैं कि बेटा अपना खाना फ्रेश खाओ, अपना खाना मॉडरेशन में खाओ, खाना टाइम से खाओ, टाइम से सो, टाइम से उठो, जल्दी उठो, सुबह उठ के थोड़ा सा योगा प्राणायाम करो. जो हम सारी बातें पिछले घंटे से कर रहे हैं, यू रियली थिंक अबाउट इट, आई हैड दिस रियलाइजेशन व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अ पेशेंट कि जो उन्होंने कहा है ना उनको पता है.
वो हमारी परंपरा पूर्वजों से हमारी चली आ रही है, और वो कुछ ट्रुथ्स हैं जो दैट गेट पास्ड ऑन वर्बली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एंड इफ यू लुक एट ऑल ऑफ आवर रिसर्च एंड साइंस, इट्स रियली प्रूवन दीज थिंग्स ओनली. जो मैं कैंसर के पेशेंट्स को हम एक प्रोटोकॉल देते हैं कि अपने आप को कैंसर हो गया, अपने रिस्क को आपको कैसे कम करना है, आपको अपना खाना ठीक करना है, अपना सोना ठीक करना है, अपने रिलेशनशिप्स ठीक करना है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको प्राणायाम एंड योगा करना है. सो ऑल दीज थिंग्स दे प्ले ह्यूज रोल, जो दैट वी ऑलरेडी न्यू, that help to prevent cancer, and otherwise is to just be cognizant of the symptoms. अपने डॉक्टर को दिखाइए, टाइमली अपने चेकअप करवाइए. इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक, उसके कारण भी क्या कैंसर होता है? ऐसे कोई स्टडी है हमारे पास? There's been a big move now. I'm sure you know a lot of people have heard for going from plastic bottles to glass bottles. Yeah. जैसे हमारे कुछ घरों में भी I've seen कि a lot of people now prefer glass. इसका कारण क्या है जी कि plastics के अंदर again you know same thing, it's a artificial substance. It is made by using some chemicals. और वो जो chemicals है, for example bisphosphonates या BPA. BPA is used in a lot of our plastics. And उससे क्या होता है, जब हमारी प्लास्टिक की बॉटल हीट होती है, so these chemicals they have a tendency to leak, और कुछ हद तक हमारे पानी में या जो भी सब्सटेंस है उस प्लास्टिक रिलीज करते हैं, वो रिलीज होते हैं. तो other chemicals also like phthalates etc. All these things can get released. So occasionally plastic se there's as such no big problem, but yes we like to avoid the regular use of plastics. In glass को use करें जो हमारे other natural substances. राइट. तो क्या कैंसर को डिफीट किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है, एब्सोल्युटली करा जा सकता है. सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है. यू नो पहले की बात करें तो दी वर्ड कैंसर क्या सी वर्ड बोल, उसको हम इसको सी वर्ड बोला करते थे कि गलती से पूरा वर्ड ना बोल दें कि गलती से किसी को हो ना जाए. जैसे अगर कुछ टाइम पहले हम HIV या एड्स की भी ऐसी बात करा करते थे, तो पुराने टाइम के अंदर पूरा वर्ड कैंसर भी नहीं, सिर्फ एक सी वर्ड बोलते थे. राइट. बट अब हमें पता है कि a lot of hope in cancer, you know, a lot of advancement in cancer. It's not like it used to be. टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है? Huge role. We talked about the imaging studies कि as early as 20-30 साल पहले बहुत अच्छी स्टडीज, हमारे पास टेस्ट नहीं थे, बट आज के दिन वो हैं और आज के दिन हम उनको यूटिलाइज करें और उनका फ़ायदा उठाएं. बिकॉज हम देखें कि वी व्हेन जनरेशन से मैनकाइंड इज देयर, बट सो मच एडवांसमेंट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कर्व जस्ट लाइक दिस इन आवर टेस्टिंग, इन आवर ट्रीटमेंट्स. हमारी इम्यूनोथेरेपीज, राइट, सो हमने कीमो की बात करी. इम्यूनोथेरेपीज इज अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, नाउ यूज्ड इन मोस्ट कैंसर्स. हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाली दवाई है जो सिर्फ 2016 के अंदर एक मेजर वे के अंदर मोस्ट कैंसर्स के अंदर आई थी. Only 7-8 years old, right? Most of us are 30, 40, 50, 60 years old. So recently, but now every cancer we're seeing great results. A targeted therapy, same thing, is only a very recent invention. We're getting more and more targets and applying these things. तो टेलीमेडिसिन क्या है आजकल, रोल है टेलीमेडिसिन का? टेलीमेडिसिन का रोल है, बिल्कुल. टेलीमेडिसिन we're using in more and more disease types and more and more cancers. उसका जो रोल है, we have used a lot of the time in second opinions. मैं अपने हर एक पेशेंट को कहता हूँ, अगर आपको कैंसर हुआ है तो सेकंड ओपिनियन जरूर करवाइए. चाहे आपने पहले मुझे ही दिखाया हो बेशक, बट यू स्टिल प्लीज गेट अ सेकंड ओपिनियन. एंड टेलीमेडिसिन हैज़ मेड इट सो मच ईजियर टू गेट अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जैसे हमारे पास एक इंटरनेशनल ट्यूमर बोर्ड है जो एक बैठता है ऑन अ लॉट ऑफ आवर सेकंड ओपिनियन केसेस. वर्ल्ड में एनीवेयर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड दे लुक एट the cancer with the use of technology, with the use of our CT images, PET CT images, Zoom, Google, etc., where technology has enabled us to see everything so clearly, the patient, the images, the biopsy, the pathology, and enabled people from all over the world to come together and people to get opinions from anywhere in India or the world. So, isliye, yes, absolutely, telemedicine has made it much easier to ensure that a treatment is good. डॉक्टर आशीष एक ऐसा कैंपेन चला रहे हैं पूरे भारत में जिसको इन्होंने नाम दिया है कैंसर मुक्त भारत इन इंडिया. इनका मोटिव है कि 2050 तक ये पूरे भारत को कैंसर से मुक्त करना चाहते हैं. तो आइए इसके बारे में जानते हैं, ये अभियान है क्या और ये कैसे रन करते हैं. सर इसके बारे में बताइए कुछ. श्योर. ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था
जो हमने इंडिया आने के बाद लॉन्च किया, बिकॉज यहाँ देखा कि स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस कैंसर को लेके दोनों चीज़ें काफ़ी कम है. जैसे मैंने कहा कि लेस देन 1 to 2% ऑफ आवर patients, our population is getting proper simple testing done, even in the urban areas, even in the rich areas, even in the, जहाँ पे 10 अस्पताल हमारे बाजू में है. तो इससे बहुत दुख हुआ honestly कि we're seeing needlessly lives are being lost unnecessarily. So that's when that gave birth to the Cancer Mukt Bharat Foundation and campaign, जिसके अंदर our goal was to spread awareness of cancer, to increase the use of screening tests for cancer, to spread awareness regarding the symptoms. जैसे गांठ जब छोटी हो, you get it shown and you get it taken care of, और वो गांठ खत्म हो जाए. To be able to launch a helpline, हमने एक helpline launch करी जिसके अंदर patients from all over the country call, साउथ इंडिया से, हैदराबाद से, अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास फ़ोन आते हैं कि मुझे कैंसर है, मुझे क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे फैमिली में और औरों को क्या प्रिवेंशन, क्या चीज़ें करनी चाहिए, मुझे ये डाउट है, मुझे ये मिथ है. सो वी लॉन्च दैट नंबर ओनली फॉर दिस रीज़न कि पीपल उनका जो फियर है ऑफ कैंसर वो उनका डिफीट हो जाए एंड वर एबल टू ब्रिंग होप. मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊंगा कि मैंने जब मैं यूएस में था तो मैंने 4-5 दिन की छुट्टी ली from my training and work, and I said, let me go to the street and find out कि लोगों को actually में क्या लगता है कैंसर के बारे में. So I traveled, I went to all over the East Coast. I spent 5 days on the roads in shopping malls, places like Times Square, in center of New York City, in Washington DC, in bus stations, in train stations, and simply asked one question. कि, what do you think about cancer? And I realized that there's so much fear about cancer. They said, no, I don't want to hear about cancer. Death, right? Right? Why are you talking about cancer? ठीक है. But then I met a guy at a train station, and he told me, you know what, Ashish, I think you're trying to convert people from fear of cancer into hope of cancer by giving the awareness of all of this simple testing, simple symptoms. And even if somebody has it, telling them कि don't despair, और आप उसको कहो कि no, इलाज नहीं कराना, go to the doctor, find out what your subtype is, and get the proper guidance and the proper treatment. तो सर हमारा पॉडकास्ट हम एंड में है. आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कैंसर के बारे में, हम इसको कैसे डिफीट कर सकते हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए. कैंसर पेशेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? कैंसर पेशेंट्स को 2 मैसेजेस देना चाहूँगा जी. एक तो डरिए मत, ठीक है, डरिए मत, क्योंकि आज के दिन नए इलाज इतनी फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं कैंसर में कि इतनी होप है जितनी पहले पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल में इस स्पेस पे नहीं, ठीक है. और दूसरा, टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली हेल्थ, ठीक है. अपने फैमिली में उनकी टेस्टिंग करवाइए, एक सिंपल पैप स्मीयर, एक सिंपल मैमोग्राम, ठीक है. और जो आपकी दादी कहते हैं वो शुरू कीजिए. आधा घंटा प्राणायाम सुबह, आधा घंटा वॉकिंग शाम को. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह जो सोडाज हैं जिसके अंदर केमिकल्स हैं, उसकी जगह ड्रिंक सम जूसेस, ड्रिंक सम वाटर, ड्रिंक सम आजकल लेमन वाटर, ठीक है. मेक दी स्मॉल चेंजेस, इट गोज अ बिग वे. सो डॉक्टर आशीष, थैंक यू सो मच सर. आज आप हमारे इस चैनल पे आए, पॉडकास्ट में आए, आपने बहुत इन्फॉर्मेशंस दी हमारे को कैंसर के बारे में. सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ. और डेफिनेटली इस तरीके के पॉडकास्ट होने चाहिए जिसमें इन्फॉर्मेशन हम कुछ ऐसी पास करें, बिकॉज ये ऐसी बीमारी है जो इसको सुन के ही हमको बहुत डर सा लगने लगता है, मगर उसके साथ साथ आपने एक होप देने की कोशिश करी है. जो आप ये अभियान चला रहे हैं, कैंसर मुक्त भारत चला रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत ऐसा अभियान है जो एक हर आम आदमी को इस अभियान से जुड़ना चाहिए. हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सामने आना चाहिए, हमें डिस्कस करना चाहिए. और सेकेंड ओपिनियन के लिए हमें डेफिनेटली सर आप जैसे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है इस भारत को, और एक आम आदमी को भी एक इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए और दूसरों को भी सजेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आपको जाना है. उनको एक होप देनी चाहिए, एक आशा देनी चाहिए, सो दैट कि वो डीमोरलाइज ना हो, उनको एक मोटिवेशन मिले अंदर से, एक इंटरनली स्ट्रांग बने वो लोग. तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज आए, आपने इन्फॉर्मेशन दी सर. Thank you so much. Thank you, Kaushal ji. I think you're doing a great service
to the general public today. थैंक यू। तो व्यूअर्स, आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आप हमारे इस एपिसोड को, हमारे इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।